चलिए दोस्तों, तो आज फिर से मैं बताने वाला हूं आपको टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, यानी इसी प्रकार के हूबहू क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, नो डाउट। तो चलिए, ये दूसरा दिन है, आप जो है लगातार देखिए इस सीरीज को, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव करा देते हैं, उसके बाद फिर से आपको सब्जेक्टिव भी कराएंगे दोस्तों। तो 5 से 10 सीरीज देंगे। ठीक है, ये सब्जेक्टिव का आपको 10 सीरीज में आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा मैथ। ओके, तो चलिए यहाँ पर दोस्तों बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत अधिक से अधिक मेहनत लगती है। ठीक है, जल्दी से आप लोग के में सब्सक्राइबर पूरा आवे ताकि हम लाइव आकर पढ़ा सके। ठीक है, के में सब्सक्राइबर पूरेगा, उसके बाद हम लाइव आकर यहाँ पर पढ़ाएंगे। ओके, और शाम के शाम तो जल्दी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करवाएं सबसे, और आप करें भी ताकि हम लाइव आकर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं, कोई भी पैसा नहीं ले। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर, और आप देखते रहिए, हम शानदार तरीके से आपको सिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न आपके सामने है। क्या प्रश्न कहा? पहला प्रश्न है अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री, मतलब अल्फा बराबर भी 45, बीटा बराबर भी 45, मतलब अल्फा और बीटा दोनों का मान यहाँ पर कितना दे रखा है? तो कहेंगे आप 45 दे रखा है। ओके, 45 दे रखा है, कहेंगे तब अल्फा और बीटा दोनों का मान 45 है, तब कराए साइन अल्फा और प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा? बड़ा सिंपल दिया है, साइन है तो यहाँ पर रख लीजिए साइन। ठीक है, और अल्फा के वैल्यू देखिए, अल्फा के वैल्यू कितना है? 45, और बीटा की वैल्यू भी अल्फा 45 बीटा 45, दोनों का वैल्यू 45 है। तो बताइए, ये वाला यहाँ अल्फा की जगह पर 45 रखिएगा, फिर बीटा की जगह पर 45 रखिएगा, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा, 45 और 45 मिलकर हो जाएगा 90। हो जाएगा कि नहीं 90? तो यानी कि हो जाएगा साइन 90। तो दोस्तों आप बताइए, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 के बराबर। तो 1 के बराबर होता है, तो ऑप्शन कौन सा है? 1। कहेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ये जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, दो दिए गए, मतलब दूसरा प्रश्न है, दिए गए आकृति में x का मान निकालिए। ये जो आकृति आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको x का मान निकालना है। आप कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं यहाँ पर। दोस्तों ये देखिए, ये आकृति आपका दिया, इमेज बना कर दिया है। देखिए, ये बीच में एक वृत्त दे दिया, ठीक है, और यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा है। स्पर्श रेखा कहने का मतलब वृत्त को छू करके जाए, टच करके जाए। देखिए यहाँ पर से क्या करके जाए? टच करके जाए। तो दोस्तों ये दिया है, ये स्पर्श रेखा ऐसे, ये क्या है आपका? तो ये जो है आपका स्पर्श रेखा है, और ये भी क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर क्या करेगा? सिर्फ टच करेगा, तो छू तो रहा है ना। देखिए, और यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ दे दिया है आपके सामने। कितना दे दिया है दोस्तों? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दे दिया है 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर। तो बताइए, ये जो होता है ना स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहने का मतलब किसे कहेंगे? स्पर्श रेखा जो इस वृत्त को छू कर जा रहा है ना, ये सब स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है। और आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा, एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होता है। मतलब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितने सेंटीमीटर होगा? तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी मतलब है। ठीक है, यानी ये Q तक, कहाँ तक दोस्तों? ये R तक का, ये क्या है? Q तक, ये कितने सेंटीमीटर का होगा? 10 सेंटीमीटर। तब कहेंगे यहाँ B है आपका, B से Q तक होगा 10, और यहाँ B है आपका, B से R तक होगा 10। ठीक है, क्योंकि ये 10 है तो ये भी कितना होगा? 10 होगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ से भी दो स्पर्श रेखा खींचा गया, एक यहाँ और यह एक ऐसे और एक ऐसे। किस पर? वृत्त पर। तो बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? मतलब ये R के जगह पर R और C, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 6 सेंटीमीटर। यानी इतना दूर दे दिया है आपके पास 6 सेंटीमीटर दे दिया है, 6 सेंटीमीटर। और उसके बाद जब ये 6 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होगा? 6 ही सेंटीमीटर होगा।
सिंपल सी मतलब है कितने सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, ये कितने सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर, क्योंकि एक वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाइयाँ बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये बात पता चल गया कि ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स का पूरा मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है दोस्तों कि ये 10 सेंटीमीटर, ये पूरा का मान यहाँ से यहाँ तक 20 दिया है ना, पूरा का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 दिया है ना, 20 सेंटीमीटर। और इसका पता चल गया कि इतना मान है 10 सेंटीमीटर, पूरा वैल्यू भी पता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी मान कितना है, 10 पता है। आपको निकालना है ये वाला वैल्यू, तो क्या करेंगे, हई बड़का में से हई छोटका को घटा लेंगे, ये वाला मान पता चल जाएगा। तो बताइए 10 और 10 मिलकर 20 नहीं हो गया, 10 यहाँ और 10 यहाँ, 10 और 10 मिलकर 20, बड़का 20 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो एक स्पर्श रेखा है, ये भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेंटीमीटर होगा, ये भी आपके पास जो हो जाएगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर ही होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर, तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, यानी पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 16 सेंटीमीटर। यानी आपसे पूछ रहा था कि इस फिगर में x का मान बताइए, तो उम्मीद करते हैं कि x का मान कैसे आया। ये जब 10 है तो इधर भी 10, ये 10 है तो ये भी 10, ये 6 है तो ये भी 6। आप पूछ रहा था पूरा लंबाई, तो 10 और 6 मिलकर 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली राइट आंसर। ठीक है, ये आपका पूरा ही बिल्कुल सत्य आंसर होगा, 10 और 6 16 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, एक शंकु के आधार का व्यास दे दिया 10 सेंटीमीटर, तो दोस्तों त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। ऊंचाई, यानी ऊंचाई दे दिया 12 सेंटीमीटर, मतलब ये दे दिया h का वैल्यू, क्या चीज़ का वैल्यू, h का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन दोस्तों, यहाँ पर शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु के आयतन का फॉर्मूला वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, ये 1/3 है तो 1/3, और सभी ऑप्शन में आप देख सकते हैं पाई 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 है, और पाई है तब पाई यहाँ पर ऑप्शन में रहने देंगे, पाई रहने दीजिए। और उसके बाद आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। तो बताइए आर है, आर के वैल्यू आपके सामने कितना है, 5 है ना, 5, तो रख लीजिए 5, और स्क्वायर है तो 2 जगह लिख दीजिए, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 × 5 स्क्वायर हो जाएगा, बात रहे खत्म। और इनटू h का वैल्यू क्या है आपके सामने, तो कहेंगे दोस्तों h का वैल्यू यहाँ पर 12 है ना, h का वैल्यू 12, तो रख लीजिए h का वैल्यू 12। ठीक, अब इसको काट दीजिए, 3 चौका कितना 12, 5 चौका 20 और 5 कितना 100, तो आप कहेंगे 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी क्योंकि आयतन जो है मीटर क्यूब या तो सेंटीमीटर क्यूब में आता है, और ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो आयतन सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आयतन किस में आता है, क्यूब में आता है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते ये वाला भी समझ ही गए होंगे आप। चलिए आगे चलते हैं, और आगे चलिए और ध्यान से समझेंगे। यदि वर्ग का विकर्ण आपके पास 16√2 सेंटीमीटर दिया है, तो वर्ग की भुजा आपको निकालना है। बड़ा सिंपल है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण दिया है तो वर्ग का विकर्ण का जो फार्मूला होता है, वह वर्ग का विकर्ण का फार्मूला होता है √2 और गुने भुजा। भुजा कहने का मतलब ए से दिखा दिए, √2 गुने भुजा, वर्ग का विकर्ण का फार्मूला। और दिया कितना है, वर्ग का विकर्ण बराबर 16√2। ठीक है, तो कहेंगे √2 से √2 गायब हो गया। ठीक है, यानी आपके पास हमको पूछ रहा था वर्ग की भुजा, मतलब ए का वैल्यू पूछ रहा था। तो दोस्तों बताइए ए बराबर कितना आ गया, कहेंगे 16 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप समझ ही गए होइएगा। अब चलिए आगे, कहता है यदि साइन P और साइन Q आपस में बराबर है तथा P और Q न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तब इस हालात में क्या होगा। दोस्तों ध्यान से समझेंगे, कहा साइन P बराबर साइन Q है, मतलब
ये कंडीशन आप क्लास 10th में जो है ये आपको देखिएगा ज़रा ध्यान से एक्सरसाइज कोड में 8 पॉइंट यहाँ पर जो है 3 में 8.2 में 8 पॉइंट कौन किस में 2 3 हाँ 8.3 में ये प्रश्न आपका मिल जाएगा। 8 पॉइंट किस में 3 में, तो 8.3 नहीं 8.2 में मिल जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 देखिएगा तो आपका हूबहू मिलेगा। यहाँ P के जगह पर A है और Q की जगह पर B है, अंतर कुछ नहीं है। तो दोस्तों साइन जो है साइन आपस में बराबर हो जाए और कहे दो गो कोण न्यून कोण हो तो उसका कोण भी आपस में बराबर होता है। उसका कोण भी क्या होता है, आपस में बराबर होता है। जब साइन और साइन आपस में बराबर हो जाए, साइन P बराबर साइन Q और P और Q दे दे न्यून कोण, तब P और Q एक दूसरे के बराबर होगा, ये न्यून कोण एक दूसरे के बराबर होगा। तो हम कहेंगे P और Q न्यून कोण हो तो क्या हो सकता है, कहेंगे P और Q दोनों आपस में बराबर होगा। ये NCERT बुक का सवाल है। इट्स वेरी सिंपल और समझ ही गए होइएगा आप। अब चलिए अब ये प्रश्न हम सारा का सारा जो है एक्सरसाइज में हम बनवाया है और ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं P बराबर Q के। ओके चलिए आगे। अब यहाँ पर R त्रिज्या तथा H ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है। दोस्तों वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको फॉर्मूला पूछ रहा है, बड़ा सिंपल है कि त्रिज्या R है, H ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, वक्र लगा दिया ना और तब बेलन के वक्र कहे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई RH हो जाता है। अगर यही आयतन कहता तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, आयतन, ठीक है। किसका आयतन दोस्तों, ध्यान रखें ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है, ठीक। बेलन के आयतन पाई R स्क्वायर H होता है, ठीक है। अगली क्वेश्चंस आपके सामने है। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले, दोस्तों व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर तो कहेंगे त्रिज्या होकर आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इट्स वेरी सिंपल। त्रिज्या मतलब R के वैल्यू वाले अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वह क्या होता है, तो अर्ध गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वह 3 पाई R स्क्वायर होता है। सब में देख सकते हैं पाई पाई है ऑप्शन में, तब पाई रहने दीजिए, 3 भी रहने दीजिए और पाई रहने दीजिए। यहाँ पर कर लीजिए इंटू R स्क्वायर। R स्क्वायर कहने का मतलब है 7 को 2 जगह लिख दीजिए, 7 गुने 7 कहेंगे 7 सत्ते 49 और 49 तिहाई 9 तिया 27, 7 वाला कौन है, कहेंगे 147, मतलब 7 सत्ते 49 तिहाई 147 हो जाएगा। तो यानी 147 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 147 पाई लगा दीजिए, पाई तो पाई और यहाँ पर सेंटीमीटर और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो हो जाएगा 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल इज द राइट आंसर। ओके चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। आगे समझिए। cos 90 डिग्री माइनस A तो फॉर्मूला होता है दोस्तों, cos 90 डिग्री माइनस A बराबर यहाँ पर साइन A, ठीक। साइन 90 डिग्री माइनस A बराबर cos A, tan 90 डिग्री माइनस A बराबर cot A, ठीक है। cot 90 डिग्री A माइनस tan A, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा बराबर में। और sec 90 डिग्री माइनस A बराबर cosec A, cosec 90 डिग्री माइनस A बराबर sec A। तो ये बड़ा सिंपल सा है जो ये फार्मूला होता है, ठीक। अब यहाँ पर आगे समझिएगा और ध्यान से आप समझते हुए चलेंगे, सारा का सारा प्रश्न आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये देखिए, दिए गए त्रिभुज पी क्यू आर में, ये P है, Q है, R है, ठीक है। पी क्यू आर में क्यू आर बटा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू, ये आपका क्यू आर है, ये है ना क्यू आर, ठीक, और बटा में पी क्यू, ये आपका पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है। तब इसका मान क्या होगा दोस्तों, आप जानते हैं ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा के जिसके सामने थीटा अल्फ़ा बनता, मतलब यहाँ पर इस कोण आर कोण पर जो है थीटा बना, मतलब थीटा के जगह पर यहाँ अल्फ़ा दे दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब कोण कहाँ बना आर पर, तो जिसके सामने कोण बनता है उसके सामने पी होता है परपेंडिकुलर। तो यहाँ हो जाएगा क्यू आर के जगह पर क्यू आर और यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाला जो है एच होता है, याद रखें 90 डिग्री के सामने वाला, और जो बच जाता है जो आधार होता है बी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्यू आर के जगह पर आप बी लिख सकते हैं आराम से, ऑब्वियसली बात है।
और यहाँ पर अल्फ़ा यानी ये पी क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा के सामने वाला पी होगा तब पी क्यू के जगह पर आप लिख सकते हैं पी। तब बताइए बी बटा पी ये किसके फॉर्मूले के अनुसार होता है, तब बी और पी कॉट में होता है। इट्स वेरी सिंपल, बी बटा पी किसका फार्मूला होता है, कॉट का। यहाँ और थीटा के जगह पर है अल्फ़ा तो कॉट अल्फ़ा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए कॉट अल्फ़ा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, बी बटा पी मतलब क्यू आर बटा पी बी, आराम से, यानी पी क्यू, ये पी है ये क्यू है। ठीक है, तो यानी फार्मूला आपके पास कितना हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर 9 तक आप समझ गए होइएगा। अब यहाँ पर एकदम ध्यान से समझते हुए चलिए, आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और शानदार तरीके से आप बोर्ड में बना कर आइएगा, नो डाउट। देखिए धीरे धीरे चलते हैं शानदार तरीके से। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 10 नंबर प्रश्न है। 0.47 पर 7 पर रेकरिंग है, इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 0 है तो 0 और दशमलव की जगह पर आप प्लस लगा दीजिए और जितना अंक है उतना लिख लीजिए। कौन सा अंक है, 47, तो 47 लिख लीजिए तो लिख लिए। और बटा जय गो पर रेकरिंग है, जय गो नीचे 9 बैठा दीजिए, जय गो पर रेकरिंग जय गो बटा में 9 और रेकरिंग के बगल में जितना अंक होगा जय गो ई 9 के बगल में 0 बैठा दीजिए, काम 35। तो कहेंगे दोस्तों 0.47 पर रेकरिंग था तो 0 दशमलव की जगह पर प्लस और 47 है यहाँ पर 47 तो 47 लिख दिए और 7 पर रेकरिंग है तो रेकरिंग के जगह पर आपको बटा में कर देना है 9, जय गो रेकरिंग जय गो 9 और रेकरिंग के बगल में जो भी संख्या होगा उसके बगल में उसके बदले में 0 बैठा देना है। तो 47 बटा 90 कोई ऑप्शन है, कहेंगे हाँ है, तो ये आपका राइट आंसर है। अब क्या है इसका सरलतम रूप, 92 को आप तोड़ लीजिए, आराम से, आप नहीं कटा रहे तो तोड़ काट लीजिए। तो काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 92 को आप यदि तोड़िएगा तो 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 2 दूना 4 2 तिहाई 6, तो 2 गुने आप इसको लिख सकते हैं इतना बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने 23 और बटा क्या हो जाएगा, बटा 115 को आप यहाँ पर तोड़ लीजिए, 115 को भी क्या कर लीजिए, तोड़ लीजिए। अगर ना कटे तो फास्ट में आप तोड़ लीजिएगा जैसे हम तोड़ रहे हैं, ध्यान से हम आपको समझा रहे हैं तो समझिए। तो यहाँ पर 115 है तो इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा, यदि 3 से तोड़ते हैं तो 3 से नहीं टूटेगा तो 5 से तोड़ लीजिए, तो 5 से तोड़ते हैं तो 5 तिहाई 5 दूना 10 5 तिहाई 15। ठीक है, यानी 5 आगुने यहाँ पर 23 हो जाएगा। तो 23 से 23 गायब हो गया, मतलब 2 दूना 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ये जो है देखिए 2 से 2 में गुना कीजिए 4 और बटा में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 4 बटा 5, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे आया समझ में आ ही गेल होगा। ठीक है, आप चलते हैं आगे। आगे चलिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच के अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। देखिए 2 परिमेय संख्या कहे, 4 परिमेय संख्या कहे, 5 परिमेय संख्या, उन सभी के बीच में अनंत लिखा जा सकता है। जैसे 2 कहा ना तो एक परिमेय संख्या मान लीजिए, इधर लिखते हैं 5 इधर लिखते हैं 10, ये दोनों परिमेय संख्या है। ये दोनों परिमेय संख्या के बीच में कई गो अधिकतम परिमेय संख्या लिखा जा सकता है, अनंत, इसका कोई गिनती नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा अनंत, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। 13 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अगर बटा में 2 और 5 आएगा तो शांत होगा, इट्स वेरी सिंपल। और 2 और 5 के अलावा दूसर कुछ आएगा तो अशांत होगा। इसको आप लिख सकते हैं 7 और गुने 7 11 8 88, क्या होता है 11 8 88, यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 11 से गुना करेंगे 8 में डायरेक्ट कट जाएगा। ठीक है, 11 8 88। तो देखिए ये 11 कहाँ से आ गया। अगर मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पर आप तोड़ते हैं 88 को तोड़ते हैं तो 2 से 44, फिर 2 से 22 मरतबे, फिर 2 से 11 मरतबे, तो 2 कै गो है, 1 2 3 गो और 1 11, यानी 2 गो 3 आया है, 3 मरतबे 2 आया है। मतलब आप लिख सकते हैं कि 2 के पावर आपके पास कितना आ गया, तो 11 है। और ध्यान से समझेंगे क्या क्या आया है, ये देखिए ज़रा ध्यान से समझिए। 2 आया कितना मरतबे, 88 को तोड़े हैं तो क्या क्या आया है, ध्यान से समझेंगे। तो
तो 2 आया 3 गो, 3 बार 2 आया कितना बार, 1 2 3 बार, तो 2 के पावर 3 इंटू 11, तो 11 लिख लीजिए। तो बटा में 11 कहाँ से आ गया, इसलिए ये नहीं हो सकता है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये जो है आपका फाइनली तौर पर हो जाएगा नो डाउट। कहेंगे कैसे, देख लीजिए तोड़ के। 3 को आप लिख सकते हैं 3 गुने 5, 3 5 15, और इसको आप 1600 को तोड़िएगा तो 0 0 है ना, तो 0 है, 1600 के यदि तोड़िएगा तो तोड़ के देख लीजिए। आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 2 8 16 800, फिर 2 चौका 8, ठीक, फिर जो है 2 दूना 4, फिर 2 इकाई 2, और फिर 2 से 2 पंचे 10 0, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, फिर 5 से 5 मरतबे लगा लीजिए। देखिए यानी कहेंगे यहाँ भी 5 और यहाँ पर भी क्या आया, 5 आया, तो कहेंगे दोस्तों कै गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर यहाँ पर 6 लिखिए इंटू, और 5 कै गो 2 गो, तो 5 के पावर यहाँ पर 2 लिखिए। तब 5 के पावर यहाँ पर 2 कर दिए हैं, तो दोस्तों एगो 5 से एगो 5 कटा जाएगा, फिर भी तो यहाँ पर 3 और बटा में 2 के पावर 6 और इंटू यहाँ 5 बच जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है किसी भी शर्त पर सही है। और हमने कहा कि बटा में 2 और 5 आएगा तब पे शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा, नो डाउट। समझ में आया कैसे हुआ से। ये क्या है 13 नंबर, तो यहाँ पर ये शांत ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आता है तो अशांत होगा, नो डाउट। ठीक, आगे चलिए, आगे समझते हुए चलते हैं। बहुपद dy स्क्वायर प्लस बी वाई, मतलब पावर y स्क्वायर कर दिया ना, मतलब पावर 2 है, प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल, पावर 2 है मतलब द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, बराबर फार्मूला होता है सी बटा ए। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, सी के वैल्यू क्या है, तो ये होता है यहाँ वाला ए, यहाँ बी और यहाँ सी, तो सी के वैल्यू क्या होगा, ये सी होता है, देखिए ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, फार्मूला है सी बटा ए, तो सी की जगह पर कितना है ए, तो सी की जगह पर ए, और ए के जगह पर कितना है डी, ए के जगह पर कितना है डी, तो रख लीजिए डी, यानी ए बटा डी कौन सा ऑप्शन है, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट होगा। चलिए 15 में आपका है रूट 18 का परिमेयकरण। ध्यान से समझिए, कोई क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। क्या पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न एनी टाइम पूछा जाता है कि बताइए कि रूट 18 का परिमेयकरण क्या होगा, रूट 12 का परिमेयकरणीय गुणांक क्या होगा, इसको आप कैसे बनाइएगा। ध्यान से समझें, बनाने का सिंपल सी तरीका है, रूट 18 है तो इसको आप वर्गमूल तोड़िए, रूट 18 को आप वर्गमूल तोड़िएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, बहुत से बहुत 9 गुने 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जिसका जो अंडर रूट में जिसका वर्गमूल नहीं निकला ना, वही जो है परिमेयकरणीय गुणांक होगा। तो रूट 2 किधर है, तो कहेंगे रूट 2 ऑप्शन नंबर बी में है, ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, ठीक है, और समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी दोस्त के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलिए, और ये क्वेश्चंस को देखिए, ये हमने कितने नंबर बता दिया था, तो 15 बता दिया है, उसके बाद यहाँ पर 16 देखिए, 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। अभाज्य संख्या देखिए, अभाज्य संख्या को आप किस किस से नाम से जानेंगे, अभाज्य संख्या को आप किस नाम से जानते हैं, अभाज्य संख्या बोले, या आप इसी को बोल सकते हैं रूट संख्या, रूट संख्या, या इसी को आप बोल सकते हैं तात्विक संख्या। ठीक, तात्विक संख्या, ठीक है। रूट अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूट संख्या या तात्विक संख्या, ये तीनों संख्या पूछता है। और सबसे छोटी, तो सबसे छोटी होगा यहाँ पर 2 होगा अभाज्य संख्या, ठीक है, और बड़ी का तो कोई लिमिट नहीं है, 2 हो गया यहाँ पर 2, और बाद हो गया 6, ठीक है, 7 यहाँ पर हो गया 9, 9 नहीं होगा, ठीक है। ये अभाज्य कर रहा है ना, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए,
अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड केवल और केवल 2 होता है। मतलब गुणनखंड 2 को, जैसे आप 2 को तोड़ेंगे तो 2 एकाई 2, मतलब कई गो गुणनखंड हुआ? 1 गो 2 गो, 2 गो हुआ, मतलब 2 अभाज्य संख्या है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 6 नहीं होगा। देखिए 5 ही सबका अकेला अकेला वाला जो होगा ना, सबके सब अभाज्य संख्या होगा। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक है। ये सब के सब जो अकेला होगा वो सब के सब अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, चलिए 16 के बाद 17 नंबर प्रश्न को देखिए। यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होगा? देखिए एक कंडीशन होता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? और यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो शेषफल का मान होता है, आर बोले तो शेषफल, आर बोले तो शेषफल, जो शेषफल का मान होता है वह 0 से बड़ा या तो 0 के बराबर होता है, और b मतलब भाजक, b कहने का क्या मतलब है? भाजक, इससे जो है, इससे क्या होता है तो छोटा होता है। क्या होता है? इससे छोटा। किससे छोटा होता है? मतलब b बड़ा होता है। इट्स वेरी सिंपल कि b क्या हो जाएगा? बड़ा। तो ध्यान से आप समझेंगे कि ये शेषफल का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर, b मतलब भाजक, भाजक से छोटा या यहाँ पर भाजक से छोटा ही होता है। ठीक है, भाजक से क्या होता है तो आप कहेंगे छोटा होता है, तो भाजक से छोटा होता है, नो डाउट। हमेशा ध्यान रखें कि शेषफल का जो मान है वह भाजक से छोटा होता है, मतलब भाजक बड़ा होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि हम भाग देते हैं 12 और भागा 48, तो काट दीजिए, तो 12 चौका यहाँ पर 48 हो गया, कट गया ना। यहाँ पर क्या आया? 0, कुछ नहीं, इसका मतलब 0 आ गया। दोस्तों 0 आप देखिए, ये जो शेषफल है इसको बोलते हैं R, और इसको बोलते हैं यहाँ वाला के Q, और इसको बोलते हैं यहाँ वाला के B, ठीक है, और यहाँ वाला को बोलते हैं A। अब बताइए ये R का वैल्यू जो 0 आया है, ये 12 से छोटा है कि नहीं? कहेंगे हाँ बिल्कुल छोटा है, इसलिए B जो है बड़ा होता है और R क्या होता है यहाँ पर? छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन को जरूर ध्यान रखें। अब देखिए इस कंडीशन को कौन फॉलो करता है, तो देखिए यहाँ पर कह रहा है तब क्या होगा, तो कहेंगे कि b जो है छोटा होगा, b छोटा है, ये तो बड़ा है, गड़बड़ हो जाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए r जो है छोटा हो जाएगा 0 से, मतलब 0 से, देखिए तो ये तो 0 ही कह रहा है बड़ा है, ये 0 बड़ा है, 0 तो छोटा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कहेंगे ये होगा, कहेंगे देखिए b बड़ा है तब b यहाँ पर बड़ा दिखाया r यानी शेषफल से, यानी भाजक बड़ा होता है और शेषफल छोटा होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। तो उम्मीद करते हैं ये वाला आप जरूर समझ गए होइएगा। आगे चलिए धीरे धीरे समझाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? जो परिमेय संख्या कहने का मतलब जो रूट से बाहर है, ठीक है, रूट से बाहर है। ये देखिए रूट से बाहर है, नहीं ना है, ये नहीं होगा, क्योंकि देखिए √3 है और 4 है और प्लस में √3 है, √3 का आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ये अपरिमेय होगा, ये नहीं होगा। ये रूट से बाहर, रूट के अंदर है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। √8 है, इसका आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा? इसको आप बहुत से बहुत लिख सकते हैं 4 और गुने 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो √2, यानी ये भी नहीं होगा। √2 आ गया, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, √5 से √5 कट गया, तो यहाँ पर केवल कितना बच गया? 6। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कैसा आया, समझ में आ गया होगा। आगे चलिए 19 नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होगा? दोनों धनात्मक होगा, दोनों ऋणात्मक होगा, क्या हो सकता है? हाँ तो दोनों ऋणात्मक होगा। देखिए x² + 12x + 35 सब प्लस में दिया है ना, सब प्लस में देगा तो ऑब्वियसली कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्लस और माइनस देता तो कुछ सोचने की आवश्यकता भी पड़ता, लेकिन ये पूरा के पूरा प्लस ही दिया है, और जब पूरा के पूरा प्लस दिया है तो ऑब्वियसली x का जो मान होगा दोनों ऋणात्मक होगा, नो डाउट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ, जब ये सब के सब क्या दे दिया प्लस में, x² + 12x + 35 ये सब के सब प्लस में है, तो ये दोनों जो है शून्यक मतलब x का जो वैल्यू आएगा वह ऋणात्मक होगा, माइनस में आएगा। ठीक, आगे चलिए
आगे चलिए, ये प्रश्न को ये हो गया 19 के बाद यहाँ पर 20 नंबर को देखिए। 20 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय कहा ना, अपरिमेय रूट के अंदर जो होगा अपरिमेय होगा और रूट से बाहर परिमेय होगा। बड़ा सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर रूट के अंदर 21 है, रूट अंडर 121 कर वर्गमूल 11 हो जाएगा, ये तो परिमेय हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर 196 है, तो 196 14 का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये रूट से बाहर आ गया, रूट से बाहर ये तो परिमेय हो गया। अब देखिए ये परिमेय की अपरिमेय, रूट अंडर 27 को आप लिख सकते हैं, बहुत से बहुत करेंगे तो 9 और गुने 3, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर में छोड़ दीजिए 3 रूट 3, इसका वर्गमूल निकला पूर्ण रूप से? नहीं निकला, यानी ऑप्शन नंबर यही जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर वाला अपरिमेय होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुपद इतना के शून्य क्या होगा? देखिए बड़ा सिंपल है, 5y² माइनस में 25 और शून्य निकालना है तब बराबर कर लीजिए आप 0, तो हो जाएगा यहाँ पर 5y², इधर माइनस में 25 तो उधर जाएगा तो प्लस में 25 आ जाएगा, तो 5 से कितना मरतबे कट जाएगा? 5 मरतबे, 5 पंचे 25 कट गया, यानी कि आप कहेंगे y² बराबर आ गया 5, और स्क्वायर हटता है दोस्तों तो रूट चढ़ता है, रूट चढ़ गया, वो भी प्लस और माइनस के साथ में। स्क्वायर हटेगा, y पर से स्क्वायर हटा तो क्या चढ़ेगा? रूट, प्लस माइनस के साथ में। मतलब एक गुल प्लस में रूट अंडर 5 होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक गुल प्लस में रूट अंडर 5 होना चाहिए और एक गुल माइनस में रूट अंडर 5 होना चाहिए। ये कौन सा ऑप्शन है? तो प्लस में रूट अंडर 5 और माइनस में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा से समझ रहे हैं दोस्तों। देखिए बहुत अच्छी बात है, आप क्लास 10th में हो, बहुत अच्छा नंबर लाएंगे आप, टोटल सीरीज को देख लीजिएगा तब। ठीक है, और सभी क्वेश्चंस में नया नया सीखने को मिलेगा आपको। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ध्यान से समझिए, योग योग कह रहा है ना, योग कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल कहने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्रमशः कहने का मतलब है, पहले दे दिया अल्फा प्लस बीटा, ये है अल्फा प्लस बीटा का मान और ये है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो दोस्तों यहाँ है, ये है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और ये है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तब कह रहा है द्विघात बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है, बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये जो है आपका क्या होता है दोस्तों? फार्मूला होता है। तो यहाँ पर बटा में, बटा वाला सिस्टम रहता था, के को लगाते क्योंकि बटा में ये काट देता। ठीक है, बटा में कोई संख्या रहता है तो के इसलिए लगता है ताकि कोई बटा में संख्या हो तो उसको काट दे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? के को आप छोड़ दीजिए क्योंकि बटा में नहीं है, तो के को छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर बच गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? 3 है, तो रख लीजिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 3, x है तो x, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -40 है, तो अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर है -40, तो कहेंगे ये प्लस ये माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 40, तो रख लीजिए 40। ठीक है, माइनस में है ना 40, अल्फा इंटू बीटा 40, और अल्फा इंटू बीटा ये प्लस में है तो यहाँ वाला माइनस मिलकर -40, तो x² माइनस 3x माइनस 40 कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखिए, 23 नंबर प्रश्न है, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4 = 8 है तो क्या हो सकता है? एक हल होगा, दो हल होगा, अनगिनत होगा या कोई हल नहीं होगा? ध्यान से समझिए, इसको आप चेक कर लीजिए, बड़ा चेक कर लीजिए आराम से। फार्मूला है a1/a2, आप निकाल लीजिए पहले। a1 का वैल्यू x के बगल में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होगा, a2 तो ये होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यू होता है, यहाँ कोई संख्या होता तो a1 होता, यहाँ वाला संख्या b1 है, यहाँ वाला संख्या c1 है, यहाँ वाला संख्या a2 है, यहाँ वाला संख्या आपका b2 है,
ठीक है B2, और यहाँ वाला संख्या आपका C2 है। तो मान रख लीजिए A1 बटा A2, तो A1 का वैल्यू इसके x के बगल में कुछ नहीं था 1, और A2 का वैल्यू क्या होगा तो 2 होगा, तो 1 बटा 2 आ गया। अब निकालिए यहाँ से B1 बटा B2, तो B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके सामने, B1 का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2, और B2 का वैल्यू क्या है 4, तो हो जाएगा 2 1 2 और 2 दूना 4, तो 1 बटा 2 यहाँ से भी आ गया। अब आपको निकालना है C1 बटा C2, इसको भी निकाल लीजिए। तो C1 का वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक, और C2 का वैल्यू यहाँ पर 8 है, तो हो जाएगा 4 1 4, 4 दूना 8, यानी 1 बटा 2, यानी सब आपस में जो है 1 बटा 2 1 बटा 2 सभी जो है A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 सब आपस में जो है बराबर आया। तो इसमें इस कंडीशन में अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल होता है। और रेखा कैसा होगा इस कंडीशन में, तो रेखा होगा समपाती। रेखा कैसा होगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें, इसमें रेखा होगा समपाती, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब चलिए अगले प्रश्न पर, 24 नंबर प्रश्न देखिए। कहा यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो जो है b का मान क्या होगा, b का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है, देखिए कैसे बनाइएगा। b का मान आपसे पूछ रहा है और एक दूसरे के व्युत्क्रम, ऐसा जब भी सिस्टम दे दे तो कहेंगे एगो अल्फा है तो दूसरा जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो दूसरा होगा 1 बटा बीटा, सिंपल सी मतलब है। तो आप क्रॉस गुना कर लीजिए, अल्फ़ा से बीटा में गुना करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो बताइए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, ध्यान रहे कि अल्फ़ा, रुक जाइए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह C बटा A होता है, C बटा A बराबर तो बराबर 1 तो 1, ठीक है, 1 तो 1। अब आपसे क्या पूछ रहा था दोस्तों, फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C बटा A, C का वैल्यू क्या है, तो C के वैल्यू यहाँ होता है A और यहाँ होता है B और यहाँ होता है C। तो बताइए C का वैल्यू आपके पास माइनस B है तो माइनस B, और A के वैल्यू क्या है, A के वैल्यू कुछ नहीं तो 1 होगा यहाँ पर 1 और बराबर 1। तो बताइए यहाँ माइनस B तो माइनस B, और क्रॉस गुना कर लीजिए, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा इससे इसमें। तो बताइए B बराबर क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब ये माइनस में भी है, अब इधर का यह माइनस रहेगा नहीं तो -1 के साथ चला जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। तो माइनस में जो है 1 हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, माइनस में 1। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। धीरे धीरे समझा रहे हैं ताकि आप समझे ध्यान से, फास्ट आपको बनाना काम है, ठीक। चलिए, और उसके बाद अर्धवृत्त का कोण, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इतना यहाँ पर ही आंसर ले आते हैं हम, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं था, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लंबा हमने कर दिया, ठीक है। अब देखिए अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, क्वेश्चन है अर्धवृत्त का कोण, तो ध्यान रहे अर्धवृत्त का कोण जो होता है वह 90 डिग्री होता है। इट्स वेरी सिंपल, याद रखें कि अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, नो डाउट, ठीक। चलिए आगे समझिए, आगे चलिए यहाँ पर समझिए। द्विघात समीकरण x² प्लस bx और प्लस c बराबर, जहाँ ए बराबर वास्तविक मूल नहीं है, जहाँ a मतलब इससे कोई मतलब नहीं लेना देना है, कि वास्तविक मूल नहीं है, यदि क्या वास्तविक मूल मतलब कोई मूल नहीं होगा दोस्तों, कंडीशन होता है कोई मूल नहीं होने का कंडीशन, जब d का मान 0 से यहाँ पर जब छोटा आ जाए, 0 से क्या आ जाए छोटा, मतलब 0 बड़ा और d का वैल्यू छोटा आ जाए मतलब माइनस में आ जाए, इस कंडीशन में कोई मूल नहीं होता है। और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac और लेस देन 0 हो जाएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, कोई मूल नहीं होने का कंडीशन ये रहा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो लेस देन 0 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन जो है डी आपका राइट आंसर होगा। डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर। कहेंगे कैसे, और भी कंडीशन यहाँ पर कहा वास्तविक मूल नहीं है और समान कहता, वास्तविक और समान मूल, समान मूल कहता तो क्या होता दोस्तों, समान मूल के लिए होता d बराबर 0, d बराबर 0 तो हो जाता है b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। और कहता असमान मूल है तो असमान के लिए कहता आपको असमान मूल है, तो असमान के लिए तो कहते d जो है
वह बड़ा होगा। डी क्या होगा दोस्तों, बड़ा होगा किससे, 0 से। तो हो जाएगा b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। कौन सा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन होता है, तो इसको ज़रूर ध्यान रखें। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं यहाँ पर समझ के होइएगा। आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलिए, आगे प्रश्न को देखिएगा। और ये हमने 26 नंबर बताया है अभी, और 26 के बाद आपको 27 प्रश्न को देखना है। यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। ध्यान से समझे, बड़ा सिंपल है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, 1/अल्फा कहने का अल्फा और बीटा का एलसीएम लीजिए तो अल्फा और बीटा हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, तब बीटा से 1 में गुना करेंगे तब बीटा, और प्लस अल्फ़ा से 1 में गुना करेंगे तो अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b और बट्टा a, और हाई पूरे के बटा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। तो देखिए ये बटा में क्या है, तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे, बटा में है यहाँ पर a, तो a से 1 कट गया, तो आपके पास क्या बच गया, कहेंगे यहाँ बच गया माइनस में b, और यहाँ पर बच गया आपको बटा में c। तो -b/c कौन सा ऑप्शन है। अच्छा, 1 मिनट, इसका मान भी दिया है दोस्तों, तो मान डाल दीजिए -b/c। तब यहाँ पर होता है a, यहाँ पर b, यहाँ पर c। तब -b के वैल्यू क्या है, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 होगा, तब माइनस में 1 होगा, तो यहाँ वाला माइनस यहाँ वाला माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस में कितना 1, और बटा में c का वैल्यू कितना है -6, -6। तो माइनस नीचे नहीं रहता है, तो हो जाएगा -1 और बटा 6। कौन सा ऑप्शन है -1/6, कहेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर ये कैसे आया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे नहीं, ये वाला क्वेश्चन सभी 28 नंबर देखिए। 28 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट का 21वां पद। बड़ा सिंपल है दोस्तों, 21वां पद आपको निकालना है। तो 21वां पद के लिए आप लिख सकते हैं a + 20d, ए को घटा करके, रोमन मतलब कि इसका रूप होता है AP का, जितना निकालना उससे 1 घटा दीजिए और d लगा दीजिए प्लस में करके, तो a + 20d हो जाएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर कह रहा है जैसे 50वां पद कहेगा तो a + 49d कर दीजिएगा इस प्रकार से। तो बताइए ये है आपके पास a का वैल्यू। अब आपको निकालना है दोस्तों d, तो d के वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया पहला पद, तो हो जाएगा 4, और घटा देना है किसको, पहला पद को घटा दीजिए। किसको घटाइएगा, घटाना है किसको, -3 को, तो -3 को घटा दीजिए। 4 में से घटाना है मतलब माइनस करना है किसको, -3 को, तो घटाइएगा तो क्या हो जाएगा d का वैल्यू, तो माइनस और माइनस मिलकर तो हो जाएगा प्लस, तो 4 और 3 हो जाएगा 7। बताइए d का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो कहेंगे यहाँ से हो जाएगा a का वैल्यू कितना, -3 और प्लस 20, और d के वैल्यू क्या हो जाएगा, d का वैल्यू यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा यहाँ -3 और प्लस 2 × 7 = 14। ठीक है, 140 घटा लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 137। कौन ऑप्शन है, माइनस में कि प्लस में, कहेंगे प्लस में ज़्यादा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 137। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे समझते हुए चलिए, और अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब पावर 2 होना चाहिए। देखिए पावर क्या होना चाहिए दोस्तों, 2 होना चाहिए। पहली बात, अगर बटा में आ जाएगा तब बटा वाला नहीं होगा, गया बोरा में। यहाँ पर भी बटा है, ये भी नहीं होगा। अंडर रूट दे दिया है x, ये भी नहीं होगा। तो मतलब जो बच गया आंसर है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। ठीक है, नज़र दौड़ाइएगा, इस प्रकार के ऑप्शन में पता चल जाएगा। बटा में नहीं हो सकता है, रूट के अंडर XYZ नहीं हो सकता है, बटा में नहीं हो सकता है, जो बच गया सो आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 0 है। जब भी कह देना कि कौन सा पद, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर दिया है वह Tn का वैल्यू दिया है। Tn = 0, तो फार्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d = 0, तो 0। a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 80। ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा 80 प्लस n का वैल्यू आपको निकालना है, कहा ना कौन सा पद, मतलब n चाहिए, n - 1, और इंटू d का वैल्यू क्या हो जाएगा। यहाँ पर d निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
ध्यान से समझेंगे। यदि आपको डी निकालना है, सही से दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है अच्छा से। अब देखो, अब देखिएगा यहाँ पर यदि आपको डी निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए डी निकालने के लिए फार्मूला होता है, मतलब यहाँ से यहाँ घटाइए, मतलब 76 में से घटा लेना है किसको, 80 को। तो क्या हो जाएगा आपके पास दोस्तों, आपके पास हो जाएगा 80 में से 76 को घटाइएगा तो माइनस में हो जाएगा 4। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा 4, यानी डी का वैल्यू आ गया माइनस में 4, बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा 80 और प्लस माइनस 4 से एन में गुना करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 4 से एन में गुना करेंगे तो 4n हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 4 इकाई 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो कहेंगे क्या हो जाएगा, 80 गो 4 गो 84 गो, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 4n हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। तब आगे क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। तो हो जाएगा 84 और बराबर इधर माइनस में 4n उधर जाएगा तो प्लस में 4n हो जाएगा, काट दीजिए 4 से। तो 4 दूना 8 और 4 इकाई 4, यानी n बराबर कितना आ गया, तो कहेंगे n बराबर 21। यानी यही पूछ रहा था, तो 21वां पद आपका राइट आंसर होगा। तो 21वां पद कौन सा है, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, यानी आपका जो आंसर कौन सा है, बी है। ठीक है, आगे चलिए, समझते हुए चलिए, एकदम ध्यान से, प्यार से, धीरे धीरे बिल्कुल समझिएगा। भले ही हम धीरे धीरे समझाएं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न बनना चाहिए, नो डाउट। ठीक, समांतर श्रेणी का सामान्य पद इतना दिया है तो इसका सारवंतर क्या होगा। ठीक है, ध्यान से समझें। समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर क्या होगा। देखिए, निकालने का बड़ा सिंपल सी तरीका है सारवंतर, कि यहाँ पर कैसे निकलिएगा सारवंतर। 6 - 4n दिया है तो n के जगह पर 1 रखिए तो वो पहला पद हो जाएगा। देखिए n के जगह पर 1 रख कर देखिए, तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ज़रा ध्यान से। n के जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो गुना का साइन, तो 4 इकाई कितना हो जाएगा 4, तो 6 में से 4 घटा करके 2 हो जाएगा पहला पद। अगर मान लीजिए n के जगह पर 2 रखते हैं तो 4 दूना हो जाएगा 8, तो 6 में से 8 में से 6 घटाइए तो माइनस में 2 बच जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 2। उसी प्रकार से मान लीजिए 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 12, और 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको घटा लेना है। अब आपको यहाँ पर मान लीजिए ये AP का निर्माण हो गया। ठीक है, AP का। अब आपको D निकालना है। सारवंतर कहने का मतलब डी फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो यानी दूसरा पद कितना है, -2 है। इसमें से घटा लेना है, कितना को घटा लेना है, तो 2 को घटा लेना है। तो बताइए -2 और -2 मिलकर हो जाएगा -4। ऑप्शन नंबर कौन है -4, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, तो है जब समांतर श्रेणी आपको खोजना है तो घटाइए, 4 में से 2 को घटाना है, 4 में से 2 को घटाइएगा, मतलब 4 में से घटाना है किसको, -2 को, तो माइनस तो प्लस ना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 का अंतर। अब यहाँ पर इसको घटाइए, तो घटाइए तो क्या हो जाएगा, -6 में से घटाना है किसको, 4 को घटाना है, तो 6 4 तो 10 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 10, समझ रहे हैं, माइनस में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा दोनों। अब बताइए 10 अंतर समान आया, अंतर समान नहीं है तो ऑप्शन ए वाला नहीं होगा, सिंपल सी मतलब है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब a² में से a कहीं घटता है, ऐसा नियम ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए ये होगा कि नहीं, 3 में से 1 घटा करके 2, 3 में से 1 घटाइए तो 2, 9 में से 3 घटाइए तो 6। ठीक है तो ये भी नहीं होगा, अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये गारंटी सही होगा, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए अंतर अगर समान, जिसका अंतर समान होगा वही समांतर श्रेणी में होगा। देखिए यहाँ 6 यहाँ -10 है, नहीं होगा, यहाँ 6 है यहाँ 2 है, नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी में ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये भी समांतर श्रेणी में a² में से a को नहीं घटाया जा सकता है, वैसे ही रहेगा सिंपल, यानी रह जाएगा। यानी आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे समझिए, आगे समझिए। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, सब जानता है मूल बिंदु का नियामक 0,0 हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, ये क्या है, इस समरूप का साइन है, तब क्या हो जाएगा, मतलब एगो त्रिभुज ऐसे दिया, ठीक है, और एक त्रिभुज ऐसे दिया, ओके दे दिया,
और दे देने के बाद यहाँ पर है ए, ये है बी, ये है सी, और यहाँ है ये पी, और यहाँ है क्यू, यहाँ है आर। ठीक है, अब कह रहा है कि क्यू आर बटा बी सी, यहाँ पर क्यू आर बटा बी सी, तो क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर कितना दे दिया, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पर 2 दे दिया। ठीक, और बी सी के जगह पर कितना दे दिया, 3 दे दिया ना, बी सी के जगह पर। एक दूसरे के समरूप है, ऐसे है समरूप। तब कह रहा है 2/3 क्यू आर 2, बी सी बराबर 3। ठीक है, दे दिया, ये हो गया बी सी और ये हो गया क्यू आर। तब एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों ध्यान रखें कि दो समरूप त्रिभुजों में जो होता है संगत भुजा जो होता है, संगत भुजा का जो उसका जो क्षेत्रफल होता है उसका इस यहाँ से आपको निकालना। जैसे ये भी हो गया समरूप त्रिभुज, ये भी हो गया समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का जो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। इसका मतलब आपको क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 4। आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर, मतलब क्यू आर वाला, पहले क्यू आर वाला, तो क्यू आर यहाँ पर हो जाएगा 4, और क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर कर देना है आपको। और यहाँ पर है बटा ए बी सी, तो ए बी सी में कितना आ गया, इसका स्क्वायर कीजिए 9, तो आ जाएगा यहाँ पर 9, 4/9। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4/9। ये होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है दी गई आकृति में x का मान क्या होगा। ये जो आकृति दिया गया है उसमें x का मान, देखिए इसको ये भी निकालना बड़ा सिंपल है। यहाँ पर 60 डिग्री दे दिया, यहाँ पर 50 डिग्री, और एक त्रिभुज को ये एंगल बाहर से बना दिया है। तो बाहर से बना दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये जो बाह्य कोण ये x बनाया है, एकांतर कोण से ये बाहर में है x, एकांतर कोण से ये अंदर आ जाएगा x। समझने की कोई बड़ी बात है नहीं। मान लीजिए आप क्या जानते हैं, एकांतर कोण से ये बाहर में बना है x कोण है, तो अंदर में भी x बन जाएगा एकांतर कोण से। ये मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे हो गया, तो एक रेखा खिंचा गया, तो ये बाहर में हो गया कोण, ये अंदर में बना देंगे एकांतर कोण से। सिंपल सी मतलब है। अब x का मान आपको निकालना है, तो कैसे निकाल दीजिएगा। देखिए आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। मतलब आप इसको 60 डिग्री और प्लस 50 डिग्री और प्लस में x, इसको जोड़ेंगे तो आता है 360 डिग्री। आपको निकालना है x का मान। तो x का मान निकालने का बड़ा सिंपल सी तरीका है, 360 डिग्री तो 360 डिग्री बराबर है तो बराबर, आइए दोनों को इधर प्लस में जोड़ लीजिए। 6 5 11 यानी 110 हो जाएगा। इधर प्लस में 110, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 110। घटा लेंगे, 0 में से 0 गया 0, 6 में से गया तो 4, और 3 में से गया तो 240। ऑप्शन नंबर है कौन जा, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुकिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये 360 नहीं 180 डिग्री, कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल, चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360, लेकिन त्रिभुज में तो 180 डिग्री न होगा मेरे भाई, यहाँ पर 180 डिग्री होगा। तो वो क्या जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री बराबर, तो 180 डिग्री और 60 और प्लस 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 डिग्री, और इधर प्लस में 110 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 110 डिग्री। 0 में से 0 गया 0, 8 में से गया तो 7, ठीक है, और 1 में से गया तो 0, यानी आपको कितना हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री कोई ऑप्शन है तो कहेंगे हाँ है। कौन सा है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर आपको कैसे आया, समझ में आ गया होगा। चलिए 35 के बाद अब चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पर। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। दोस्तों मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। मान रख लीजिए x1 का वैल्यू ये 0 हो जाएगा, पहले x होता है बाद में y, पहले x होता है बाद में y, लेकिन 1 लगा दिया तो पहले इधर होगा 1 और बाद में 2 होगा इधर। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा 0, x1 का 0 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर 8 हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा 2, कॉमा y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 प्लस y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 और बटा में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, बटा में हो जाएगा आपके पास 2। तो आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, कहेंगे तो 8 और बटा आ गया 2, यहाँ पर हो गया 6 और बटा में 2, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता था, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 यानी 4 और कॉमा 3।
तो बताइए 4,3 सा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। ध्यान रहे यहाँ पर होगा x1, ये होगा x2, ये होगा y1 और ये होगा y2। सबका मान बैठा है, आंसर, बात रहे खत्म, मध्य बिंदु का नियमक। आगे चलिए 36 के बाद 37 नंबर प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर बिंदु 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होगा? के बीच की दूरी क्या होगा? ध्यान से समझिए, इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी निकालना हो ना। देखिए ये मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों ये क्वेश्चंस कि बताइए इसके बीच की दूरी क्या होगा, और बड़ा सिंपल है निकालना। देखिए ऐसे कहें ना तो आपको करना कुछ नहीं है, अंडर रूट कर लेना है और यहाँ वाला में से यहाँ वाला को घटा देना है। तो घटाइए, तो 8 में से 4 को घटाइए, 8 में से 4 को घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका कर दीजिए स्क्वायर, ठीक, और प्लस कर लेना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से अब आपको क्या करना है, दूसरी बात, 2 में से 6 को घटा लेना है। 2 में से 6 को घटाइएगा तब -4 बचेगा, ठीक है, स्क्वायर कर लेना है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, ऐसे अंडर रूट करके प्लस करके और घटा, जैसे घटा वैसे करके स्क्वायर रूट अंडर चढ़ा के ऐसे कर लेना है काम 35। तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपके पास, तो कहेंगे 4 के स्क्वायर 16 और प्लस -4 के स्क्वायर 16, 16 मिलकर हो जाएगा 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 और गुने 2, 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4 और रूट अंडर 2 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, मतलब 4 रूट 2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए आपके प्रश्न आपके सामने है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बड़ा सिंपल सी है क्वेश्चन, यहाँ पर भी 60 डिग्री, यहाँ पर भी 60 डिग्री। तो एक फार्मूला आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इट्स वेरी सिंपल। तो ये जो है आपका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। 39, यदि रैखिक समीकरण का युग्म का संगत हो तो रेखाएं क्या होगी? क्या हो? युग्म संगत हो। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो, संगत होगा तो समांतर तक खैर रेखा नहीं होगा, तो रेखा समांतर नहीं हो सकता है, बाद बाकी होगा। पर संपाती भी हो सकता है, हमेशा नहीं होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी भी नहीं होगा। ये हमेशा कैसे कह सकते हैं, मतलब दोस्तों कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म संगत होगा, तो रेखा कैसा हो सकता है? प्रतिच्छेदी भी हो सकता है, संपाती, मतलब संपाती भी हो सकता है, प्रतिच्छेदी भी हो सकता है। तो बताइए प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा जब रैखिक समीकरण युग्म संगत होता है तब, नो डाउट। चलिए 39 के बाद अब चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। किस पाद में स्थित है? तब माइनस और माइनस तीसरा पाद में होता है, सब जानता है। अगर आपके पास प्लस प्लस आया, अगर देखिए ये है प्लस प्लस, ठीक है, और दूसरा है, तो दूसरा है आपको तो होगा माइनस प्लस, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा जो पाद होगा वो माइनस प्लस होता है, और चौथा होता है प्लस और माइनस, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ये आपके सामने जो है दिया तो नहीं है, लेकिन आपको अपना से बनाना पड़ेगा। कहा त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर, त्रिभुज एगो पी क्यू आर लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं, ये है P, यहाँ है Q, यहाँ है R। तो पी क्यू आर में क्यू आर को बिंदु S तक इस प्रकार बढ़ाया गया, मतलब क्यू आर को बढ़ाया गया है, कहाँ तक? बिंदु S तक बढ़ाया गया है कि PRS बराबर 120 डिग्री, PRS मतलब यहाँ पर दे दिया दोस्तों 120 डिग्री, ठीक है। बीच वाला जो होता है ना R, यही होता है मान, तो R के वैल्यू दे दिया 120 डिग्री। QPR बराबर 63 डिग्री, QPR मतलब बीच में P का वैल्यू दे दिया 63 डिग्री, तब बीच में P का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पर? 63 डिग्री। तब यहाँ पर कह रहा है PQR बराबर क्या होगा? PQR, P है, Q है, R, मतलब ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल है, ऐसा जब दे ना दोस्तों, बाहर में बना दे एंगल, बाहर में देखिए यहाँ पर एंगल बना दिया है ना बाहर में, तब बाह्य में जब एंगल बना दे तो दो अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको कर देना है एंगल P और प्लस एंगल Q, ठीक है, एंगल Q
मिल करके कितना होगा, दोनों को जोड़ करके 120 डिग्री के बराबर होगा। सिंपल सी मतलब है। तो एंगल पी आपके पास कितना है 63 डिग्री, ठीक है, और प्लस एंगल क्यू आपके सामने आपको निकालना है और बराबर 120 डिग्री। क्यू निकालना है, देख लीजिए क्यू निकालना है। तो क्यू निकालना है तो कहेंगे एंगल क्यू बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री, इधर प्लस में 63, उधर जाएगा तो माइनस में 63, घटा लेंगे 10 में से 3 गया तो कहेंगे 7 हो जाएगा, और यहाँ पर 11 में से 6 गया तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, मतलब 57 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है 57 डिग्री? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, ये जो आपका राइट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप जरूर समझ ही गए होइएगा। आगे चलिए, आगे प्रश्न को देखिए, आपके सामने है, यदि त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो वो त्रिभुज कैसा होगा? इट्स वेरी सिंपल कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि समद्विभाजक किया है तो समद्विबाहु होगा। सिंपल। आगे, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC हो तो AD बटा DB बराबर 2/3, तो AE बटा EC का मान क्या होगा? 2/3 ही होगा। ये है थेल्स प्रेम में। क्या है दोस्तों? ये थेल्स प्रेम में है। मान लीजिए कि एक त्रिभुज दिया, एक त्रिभुज A, मान लीजिए एक त्रिभुज दिया, एक क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज दिया, ठीक, एक त्रिभुज है, यहाँ पर दिया A, यहाँ दिया B, यहाँ दिया C। अब D समांतर BC है, बीच में एगो D है और यहाँ E है, तो D समांतर जो है आपका क्या है BC है, जिसमें कह रहा है दोस्तों, एक मिनट, जिसमें आपका क्या कह रहा है, बीच में यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ D लिख देते हैं, यहाँ E लिख देते हैं, ठीक है। तो कहा D समांतर BC, तो D BC का समांतर है, जिसमें AD 2 दिया है, AD का वैल्यू 2 दे दिया, BD का वैल्यू यहाँ पर 3 दे दिया। तो दोस्तों ये क्या होता है, AE बटा EC क्या होगा, जब ये 2 है तो ये 2 होगा, जब DB का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो ये EC भी क्या होगा, ये 3 के बराबर होगा। ये नियम में होता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है। जब ये BC को जो है DE एक दूसरे के अगर समांतर हो जाए तो ये एक ही अनुपात में AD और BD एक ही अनुपात में, और AE और EC एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो AD बटा BD और AE बटा EC, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा 2/3। AE बटा AE का वैल्यू कितना होगा 2 और EC का वैल्यू 3, तो 2/3 कौन सा ऑप्शन है, तो कहेंगे 2/3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 43 के बाद चलिए 44 नंबर प्रश्न। त्रिभुज ABC तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD ये समरूप होगा कब? देखिए बड़ा सिंपल है यह भी प्रश्न। एक त्रिभुज दिया ABC, ठीक है, जिसमें तथा DEF में AB बटा DE बराबर BC बटा FD ये समरूप कब होगा? अब देखिए इसको ज़रा ध्यान से समझना पड़ेगा, इस बात को आप ज़रा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे ध्यान से। DEF, D कहाँ होगा, कहा AB बटा DE, तो AB के वैल्यू तो मान लिए ये है। अब कहा AB बटा DE बराबर BC बटा FD, तो BC और बटा में FD, तो BC यहाँ BC है और बटा FD, तो FD यहाँ पर होना चाहिए। ये रूप होता है, मतलब इस टाइप का कंडीशन शर्त होता है, त्रिभुज का नियम होता है दोस्तों। क्या होता है नियम कि ये BC यहाँ पर दिया और बटा में FD, अनुपात संगत भुजा का अनुपात समान होता है, बराबर होता है, मतलब दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो जो BC यहाँ है और बटा में FD कर दिया, तो आपको F यहाँ पर लिख लीजिए और D यहाँ पर लिख लीजिए, तब होगा। तब यहाँ पर आप लिख लीजिए E, तब ना देखिए AB बटा DE हो जाएगा। देखिए AB और बटा D, AB और बटा D संगत भुजा बराबर है, AB बटा DE। उसके बाद BC, ये है BC और ये बटा क्या है DF या FD, D या FD, यहाँ F यहाँ D लिख दिए, ये सही है, सत्य है, अन्यथा यहाँ पर बिल्कुल जो है गलत हो सकता था। ठीक है, यहाँ F और D इधर उधर हो सकता है, नो डाउट। ठीक, चलिए समरूप होगा कब होगा? जब कोण भी क्या होगा, एक दो संगत कोण भी इसमें बराबर होगा। संगत भुजा भी बराबर होता है तो संगत कोण भी बराबर होता है, मतलब एंगल A इसके बराबर होगा, सिंपल सी मतलब है,
और एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल एफ के बराबर होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है? एंगल ए जो है एफ के बराबर है, नहीं है, ये नहीं होगा। एंगल बी ई के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और एंगल बी डी के बराबर है, एंगल बी डी के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर ए और डी नहीं है, ये भी नहीं होगा, मतलब सभी जो है ऑप्शन नहीं होगा। एंगल ए डी के बराबर है, ए ई के बराबर में है, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है राइट हो जाएगा। 44 के बाद अब चलिए 45 नंबर प्रश्न में कहा दी गई आकृति पी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। यदि ओ क्यू 3 सेंटीमीटर, ओ क्यू दे दिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ये पी है यहाँ क्यू है, पी क्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर। तब हमें क्या कह रहा है? OP चाहिए। OP इतना लंबा, बड़ा सिंपल है। यह स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री यहाँ एंगल बनाएगा और 90 डिग्री सामने वाला को H कहते हैं। ठीक है, मतलब हाइपोटेनियस कहते हैं। ये 4 है 3 है, हाइपोटेनियस निकलिएगा तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 निकल जाएगा। ट्रिपलेट ही होता है, 4 3 और एगो न मिले तो 5 खोज कर आप ढूंढ कर मार दीजिएगा, बात रहे खत्म। ट्रिपलेट होता है 4 3 और 5 का। ओके, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलिए, आगे समझेंगे। एक्स अक्ष से बिंदु 8,12 की दूरी क्या होगा? ध्यान से समझेंगे। क्या कहा? ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो कहा एक्स अक्ष से 8,12 की दूरी, तो एक्स अक्ष से न कह रहा है दूरी, तो ये हो गया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो y वाला का वैल्यू बोल दीजिए 12 इकाई। इट्स वेरी सिंपल। एक्स अक्ष से पूछे तो y वाला और y अक्ष से पूछे तो x वाला। यहाँ पर कहा x अक्ष से दूरी तक हो जाएगा y का वैल्यू 12। सिंपल। आगे 47, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण, त्रिज्या का बीच का कोण होता है कितने डिग्री का होगा भाई? देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त के मान लीजिए कि एक बिंदु यहाँ पर, मान लीजिए हम कहीं से भी खींच सकते हैं, इसी जगह से मान लीजिए खींच, एक वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा आप ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका स्पर्श रेखा, इस प्रकार से खींच सकते हैं स्पर्श रेखा। और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, मान लीजिए इस बिंदु बीच में एक केंद्र है और इससे एक त्रिज्या गया, त्रिज्या उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितने डिग्री होगा? बड़ा सिंपल है दोस्तों, अगर बीच में हम ऐसे मिला दें, यहाँ पर होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। तो त्रिज्या ये लंब होता है। देखिए, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, मतलब 90 डिग्री होता है। तो कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। 47 का जो है आंसर। उम्मीद करते हैं समझ गए होइएगा। चलिए आगे समझिए। दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखा है। TP और TQ दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। वो केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ, कोण PTQ मतलब T बराबर 50 डिग्री। T का वैल्यू यहाँ पर कितने डिग्री दे दिया है दोस्तों? तो कहेंगे यहाँ पर दे दिया 50 डिग्री, ठीक, 50 डिग्री दे दिया है। तब कह रहा है POQ, O का वैल्यू आपसे खोज रहा है। O किधर है? तो O आपके पास यहाँ पर है, ठीक है। O का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। O का वैल्यू क्या होगा? बड़ा सिंपल है। देखिए, कहेंगे कैसे सिंपल है भाई? भले सिंपल है, जरा ध्यान से समझिए कैसे सिंपल है से। देखिए, ये 50 डिग्री दे दिया। आपको पता है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। वो आपके चाहिए। देख लिखा है वो कोण 1 2 3 1 4 कोण। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है? 360 डिग्री। तक कहेंगे एंगल P, मतलब सबको जोड़ लीजिए, तो कहेंगे 50 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस यहाँ पर भी Q का वैल्यू यहाँ पर कितना है? 90 डिग्री। P 90, Q 90, T 90, हो गया 90। और प्लस में यहाँ पर O आपको निकालना है, एंगल O आपको क्या करना है? निकालना है। सबको जोड़ लेंगे तो कितनी डिग्री हो जाएगा? इस सब को जोड़ने के बाद दोस्तों कितना डिग्री हो जाएगा? 360 डिग्री। ये एक चतुर्भुज बन गया ना ऐसे। ये क्या बन गया? एक चतुर्भुज। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। तो बताइए कितना हो जाएगा? तो एंगल ये आपको निकालना है O, तो O बराबर क्या हो जाएगा? 360, तो 360 डिग्री
और माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस में 90 को और 9 9 18, 18 और 8 5 13, यहाँ 230 होगा। 90 90 और 50 230, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। 3 में से 2 घटा करके कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1। तो रख लीजिए यहाँ पर 130 डिग्री। कितनी डिग्री, 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये कैसा आया समझ में आ गया होगा। 48 के बाद चलिए 49 में। 49 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दिए गए समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर ये आपके सामने दिया हुआ है, पी आर क्यू बराबर थीटा, मतलब आर के जगह पर कितना, बीच में जो मान होता है वही होता है। आर के वैल्यू थीटा दे दिया, आर पर यहाँ थीटा दे दिया। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको थीटा, तो हमें क्या चाहिए, तब हमको थीटा का वैल्यू चाहिए। बड़ा सिंपल है भाई, थीटा, ये थीटा के सामने वाला पी होता है, आई इसके सामने वाला एच होता है। बताइए, तो पी और एच किसके साइन में होता है, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है पी बटा एच, पी और बटा एच, तो साइन थीटा और बराबर बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर आप कहेंगे पी का वैल्यू कितना है, थीटा के सामने वाला पी के वैल्यू 3 और एच के वैल्यू कितना 6, 90 डिग्री के सामने वाला एच होगा ना। अब बताइए, तो साइन थीटा तो साइन थीटा और बराबर, ये बताइए कि ज़रा ध्यान से, आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, थीटा का वैल्यू चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए। तो बताइए 3 इकाई 3 और 3 दूना 6 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो बताइए साइन कितना का मान, साइन कितना का मान जो है 1/2 होता है, तो कहेंगे साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। साइन से साइन कट गया, यानी थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। 49 के बाद लास्ट आपके सामने क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या होगा। बड़ा सिंपल है भाई, ये पता है कि आपको p और बटा b होता है फार्मूला। ठीक है, h आपको निकालना है, h का वैल्यू 5 होगा, 3 4 का ट्रिपलेट ही होता है 5। नहीं विश्वास है तो निकाल कर देख लीजिए। h बराबर फार्मूला क्या होता है, p² + b², रूट अंडर p² + b²। तो p² मतलब p के स्क्वायर कीजिए, तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर कीजिए और प्लस में 4 के स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, तो हो जाएगा 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। तो इतना करने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर ट्रिपलेट ही होता है 5। तो बताइए कॉस ए बराबर फार्मूला होता है b और बटा h। तब b के वैल्यू कितना हो जाएगा, b के वैल्यू यहाँ पर 4 हो जाएगा, h के वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 4/5। ऑप्शन नंबर कौन है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इस प्रकार की सीरीज और चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस प्रकार के सीरीज आपके लिए लगातार आते रहेगा। मैथ और इसके बाद साइंस के भी लाएंगे, इसका सब्जेक्टिव भी लाएंगे नो डाउट। इसलिए आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर उठे, इसके लिए हम पूरा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।